नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना के हवाले से अपडेट आपको दे देते हैं। जम्मू जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 33 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और शादियों के सीजन को कोरोना फैलने का पूरी तरह से जिम्मेदार माना जा रहा है। लापरवाह हुए लोगों पर प्रशासन नहीं कस रहा है नकेल और कहीं न कहीं लोग यहां पर एसओपी का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा अब जम्मू की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और लगातार ये भी देखिए कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 33 नए कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ये महज 24 घंटे का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक एक करके जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन एसओपी का पालन आखिर आम जनता करती हुई क्यों नजर नहीं आ रही, ये भी बड़ा सवाल। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन बार बार यहां पर जागरूकता अभियान भी चला रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आम जनता यहां पर सहयोग क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार आप ये समझिए कि कोविड-19 पूरी तरह से पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और ये इसके साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, लेकिन एहतियात बरतकर इसके साथ चला जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही जम्मू जिले में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस पर अब बातचीत करना, मंथन करना बहुत जरूरी है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? जी, लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन को सतर्क होना जरूरी लाजमी भी हो जाएगा, क्योंकि मामलों की बात करते हैं तो कल 152 मामले लगभग जो है तकरीबन जो है समय जम्मू कश्मीर में सामने नजर आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लगभग जो है आंकड़ा जो है इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं कहीं प्रशासन को सतर्क होना जरूरी हो चुका है। हालांकि प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी सतर्क होना हुआ लाजमी हो चुका है। कहीं ना कहीं आम जनता जो बिना मास्क के घर से बाहर निकलती है उस पर प्रशासन तो कार्रवाई कर रही है, मगर आम जनता को सतर्क होना जरूरी हो चुका है। जम्मू जिले की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कल एक और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। हालांकि ये तीसरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया गया है। पहले सरस्वती विहार जो हजूरी बाग है वहां पर उसको पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया गया था और उसके बाद छन्नी की बात करते हैं, छन्नी रमा की बात करते हैं तो उसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया और कहीं ना कहीं अब संक्रमण का इजाफा जो है अब बढ़ता हुआ धीरे धीरे। लेकिन अनिल, यहाँ पर सवाल यह है ना कि शादियों में जाने के लिए पूरी तरह से यहाँ 50% की बात कह दी गई, 25% आप लोग लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग वहां पर हुजूम की तादाद में पहुंच रहे हैं, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब सरकारी कोई यहाँ एक सर्वे देखा जाता है या फिर कोई भी काम, और उसके साथ ही अगर डीसीज की बात करें तो पूरी तरह से ब्लॉक दिवस भी शुरू हुआ है और रैलीज का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं, वहां पर भी तो एसओपी का पालन करना बहुत जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर ऐसा ही पालन जो है, कानून देखिए, कानून सबके लिए एक है और पालन करना भी सभी के लिए एक ही तरीके के साथ अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रशासन को वहां पर सतर्क होना जरूरी होता है। हालांकि गैदरिंग्स की बात करते हैं, शादी ब्याह की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 25% की ही अनुमति दी गई है, तो क्यों फिर रैलीज के दौरान जो है एक बड़ी बड़ी जो रैलीज देखने को मिलती है, चाहे वो तमाम संगठन की हो या फिर छोटे ब्लॉक स्तर पर जो मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी आप गैदरिंग देखते हैं कि लगातार 100 से 150 ज्यादा बंदा जो है उस मीटिंग के में जो है शिरकत करता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं जितने भी डीसी है, जिला के डीसीज हैं, तो वो क्यों नहीं सतर्क होते हुए नजर आते हैं, क्यों कहने का कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, तो कहना कि अब लाजमी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को सतर्क होना होगा। क्यों आखिर जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल लगातार सतर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस बीच में यहाँ पर आम जनता को अपना सहयोग देना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए मार्केट में उतरिए, आम जनता भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है, 2 गज की दूरी नहीं रखी जा रही है। देखिए, मैंने आपको पहले शुरुआत तौर पर कह दिया है कि आम जनता को पहले ही समर्थन करना जरूरी होगा और आम जनता जागरूक होगी तो आम जनता ही इस चीज का जो है समाधान निकाल सकती है। आपने देखा होगा कि कोरोना की पहली वेव जब आई थी तो जिस तरह से तमाम जनता को जो है सतर्क किया गया और आम जनता जब घर से बाहर निकलती थी तो मास्क पहने हुए नजर आते थे, तो इस बार आप अगर आप मार्केट में निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग कहीं ना कहीं मास्क पहनना जो है भूल चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है तत्पर जो है वो तैनात है और लगातार उनको अलर्ट करती हुई नजर आती है। और चाहे वो मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर भी आपने देखा होगा कि पुलिस को जो है तैनात किया गया है
है। और कहीं ना कहीं ये नहीं हम कह सकते कि प्रशासन सतर्क नहीं है, और कहीं ना कहीं प्रशासन ढिलाई भी कहीं ना कहीं जरूर करती हुई नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब सूरत हाल जम्मू के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 33 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जो एक चिंता का विषय बन रहा है। लेकिन यहां पर सहयोग प्रशासन को भी करने की जरूरत है, और साथ ही साथ आम लोगों को भी अपना योगदान देने की जरूरत है, ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके और इससे पार पाई जा सके। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से दिखाएंगे किस तरह से प्रशासन वहां पर हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। जिला सांबा प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। यात्रा इतिहास छिपाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा यात्री इतिहास छिपाने वाले व्यक्ति को, और 20,000 रुपए जुर्माना भी यहां पर भरना होगा। और भरने को भी पूरी तरह से यहां पर ये लोग तैयार रहे, क्योंकि अगर आप अपना यात्रा इतिहास छिपाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप पर कार्यवाही भी यहां पर होगी। तो इसलिए अगर आप कहीं बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो अपना यात्रा इतिहास आपको बताना अनिवार्य कर दिया गया है। सांबा प्रशासन अब अलर्ट पर देखा जा रहा है, लगातार चेतावनी जारी कर दी गई है, और साथ ही साथ ट्रेवल हिस्ट्री को बताना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि कोविड के दौरान भी इसी तरह से जब पहली लहर यहां पर देखी गई थी, उस वक्त भी आम लोगों की तरफ से जब लोग बाहर से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने अपने यात्रा इतिहास को छिपा लिया था, और जिसकी वजह से ज्यादातर मामले जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके थे। अब ओमिक्रॉन ने पूरे देश के अंदर यहां तबाही मचाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ मामले भी अब यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए किस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वो घातक साबित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो उस सब पर रोक लगाने के लिए अपना यात्रा इतिहास ना छिपाएं, क्योंकि यात्रा इतिहास अगर आप छिपाते हैं, जो लोग बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना यात्रा इतिहास छिपाते हैं तो उसमें 20,000 रुपए जुर्माना आपको देना होगा, और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। और अब सांबा प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर इस तरह से कोई भी ढिलाई बरती जाती है तो कार्रवाई होगी। किस तरह से रहेगी वो कार्रवाई, ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ अब आगे आने वाले समय में एक्शन करने वाला है सांबा प्रशासन? देखिए, बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कार्रवाई इसको लेकर पहले ये चीजें क्लियर लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की उन्होंने पहले ही एक गाइडलाइन जो जारी कर दी, खासतौर पर जो फॉरेन ट्रैवलर्स होंगे, कि अगर वो यहाँ पर वापस आते हैं बाहरी देशों से और वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि 20,000 की पेनल्टी जो वो उनके ऊपर लगाई जाएगी। उसी को लेकर जिला प्रशासन सांबा भी लगातार ये हिदायतें जो वो अलग अलग इलाकों में जाकर जो वो लोगों को दे रहा है कि आप लोगों को, अगर आपके इलाकों में कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो बाहरी देशों से ट्रैवल करके आए हैं और वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं, तो आप लोग फौरन प्रशासन के साथ संपर्क करें ताकि वहां तक पहुंचे, वहां से एरिया में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वायरस को लेकर प्रशासन अब सख्ती निकालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही करेगी, जिला प्रशासन सांबा ने पहले भी एक अच्छा काम किया है कोविड को कंटेन करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये जो गाइडलाइन जारी की गई है ये पब्लिक के हित में ही जारी की गई है। और वही कोविड के मामलों की बात करें तो हालांकि पिछले 2 से 3 दिन में कोई मामला नया सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। पहले अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो मात्र 2 मामले थे, अब दोबारा से ये आंकड़ा 7 तक पहुंच गया। क्या लगता है कि प्रशासन ने जिस तरह से पहली लहर में यहाँ पर काम किया था, जहां पर ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया गया था आम लोगों की तरफ से, और ज्यादातर मामले सामने आ चुके थे, और जिसकी वजह से पैनिक काफी देखने को भी मिला, और उसके बाद कोविड फ्री पहला जिला बना था सांबा। लेकिन अब अगर इस तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन देखा गया है, तो जाहिर तरीके से आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना बहुत जरूरी रहेगा कि अगर आप बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं। क्योंकि आपको बता दें कि प्रशासन लगातार इसको लेकर संजीदा है, और पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर हो, हालांकि कई पहले शुरुआती दौर में गलतियां जो प्रशासन के एंड पर दिखी, लेकिन प्रशासन ने उन गलतियों को सुधारा और कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए। और वहीं अब भी यही कहा जा रहा है कि चाहे वो बाई एयर ट्रैवल कर कोई यहाँ जम्मू में पहुंचता है, या बाई ट्रेन पहुंचता है, या फिर लखनपुर जो हमारा एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से पहुंचता है, लोगों को भी सहयोग करना होगा। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो फॉरेन ट्रैवलर्स होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा कर रखें, लेकिन वो ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते, लेकिन लोगों को लगातार अपील किया जा रहा है कि आप ऐसा शक लगता है तो आप लोग प्रशासन के साथ
यानी आम जनता को सहयोग करने की बहुत जरूरत है और उसके बाद ही पार पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अब एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की बात कही गई है। ट्रैवल हिस्ट्री को आपको नहीं छुपाना है और जिस तरह से यहां लगातार आप देखिए मामले बढ़ने की भी एक कवायद जो है वो देखी गई थी, जिस पर अब रोक लगाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से आपको दिखाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। राजस्व विभाग को बड़े सुधारों को पूरी तरह से यहां पर कैसे आगे लाना है ये दिखाने वाली बात है, क्योंकि सुधारों की तरफ ले जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन और फर्ज को भी अब ऑनलाइन जारी करने के लिए विचार किया जा रहा है। और मार्च से पहले राजस्व विभाग के सारे रिकॉर्ड यहां पर डिजिटाइज कर दिए जाएंगे और आने वाले महीनों में बदलेगी राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली। इस तरह से बड़ी अपडेट राजस्व विभाग की तरफ से देखने को मिली है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब यहां पर किस तरह से काम करेगा वो सबके सामने, क्योंकि आम जनता को फर्द कटवाने के लिए काफी समय लगता था, परेशानियां झेलनी पड़ती थी, बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन अगर ये सारी प्रक्रिया जमीनी सतह तक पहुंची तो, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि हर एक परियोजना चलाई तो जाती है, हर एक ऐलान तो किया जाता है, लेकिन जमीनी सतह तक वो कितना पहुंचता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्व विभाग को बड़े सुधारों की तरफ ले जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन और फर्द को भी ऑनलाइन जारी करने के लिए विचार किया जा रहा है और मार्च से पहले यहां राजस्व विभाग के सारे रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और डिजिटल इंडिया बनाने की एक कवायद यहां पर देखी जा सकती है। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से बड़ा ऐलान ही इसे मानिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला है, लेकिन इसका जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाशा। श्रीनगर सिटी जम्मू सिटी में पहले ही जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अहम फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिससे हम महकमा माल के तौर पर जानते हैं, इनका रिकॉर्ड जो है वो अब डिजिटाइज हो चुका है श्रीनगर शहर और जम्मू अर्बन का यानी सिटी का। उसके बाद मार्च 2022 तक आते आते इस डिजिटल रिकॉर्ड को मुकम्मल होना होगा। इससे कितने फायदे आम लोगों के मिलेंगे उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगा। आपको पटवारी नायब तहसीलदार गिरदावर साहब के पास जाकर जो आपको तवालत एक कागज हासिल करने के लिए करनी पड़ती थी, वो आपके डिजिटल पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। आपके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज रहेंगे। आपको SMS सुविधा भी मिल सकती है कि आपका जो जमीन है, आपके वालिद के हिस्से के बराबर में जो जमीन है वो किन किन के नाम पर है, उसकी डिटेल उस पर दी जाएगी। खुदा न खास्ता अगर वालिद की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो चाचा भतीजा आपस में काफी ज्यादा मखासमत चलती थी, उसको भी कम किया जा सकता है। ओवरकम करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड में अब फौतिया इंतकाल यानी जो वालिद के इंतकाल के बाद बेटों के नाम पर प्रॉपर्टी हो जाती है वो दर्ज हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब आप जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, अवकाफ की बात करते हैं या स्टेट लैंड, कास्ट चराई और बाकी जमीनों की बात करते हैं जो कि अनअकाउंटेड जाता था। किसी जगह पे आप जाते थे कि इनके पास 4 कनाल जमीन है, जनाब एक के कागज है, 3 शामिलात हुए और 4 कनाल जमीनात जोड़ दिए गए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता खसरा नंबर, खेवट नंबर इसका रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद आम जमींदारों को और आम रेजिडेंशियल एरियाज में अपनी प्रॉपर्टीज को जिन्हें बिना प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्या लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर ये बड़ा मुद्दा बना था कि राजस्व विभाग के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, उसे कहीं ना कहीं यहां खत्म करने की कोशिश की गई है? बहुत अच्छा और अहम सवाल है, क्योंकि महकमा माल और म्युनिसिपलिटी और कई इदारे ऐसे हैं जहां पर कहते हैं कि अगर आपने जाना है तो आप किस वक्त बाहर आएंगे, किस मूड में आएंगे, ये डिपेंड करता है अफसर और उसके मुलाजिम का। यानी आरोप बहुत ज्यादा है और कई बार विजिलेंस ने भी छापामारी की, लेकिन ये जो ऑनलाइन डिजिटाइज सिस्टम होगा, इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, गिरदावार, पटवारी का टाइम भी बच जाएगा, जो कि कागजात में फर्जों को ढूंढने के लिए फिर लठा लाना पड़ता था, रिकॉर्ड मंगाना पड़ता था, मैन्युअली सारा होता था। फिर अगर आपको कोई नक्शे अमीनी हासिल करो तो उसके लिए आपको फीस तक मांगी जाती है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको 10 से 20 रुपए की फीस भरनी है। अमूमन शिकायत आती थी कि सैकड़ों रुपया मांगा जाता है, जिसके बाद ये छोटा सा कागज आपको मिला करता है। लेकिन ये सारे आरोप हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काम भी बहुत अच्छे किए, लेकिन मुश्किल हालात में अब जमीनात को वापस हासिल करने के लिए अब डिजिटल जो सिस्टम लगा दिया गया है, उसमें आपको अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी और जो एलजी प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगाने के लिए एक काम तो कर लिया गया कि डिजिटलाइजेशन यहां पर होगी और पूरा
सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज करने की कोशिश हुई है। लेकिन आम जनता की तरफ से भी यहां पर आरोप यह है कि जब तक पैसे नहीं दिए जाते थे काम नहीं होता है। लेकिन आम जनता की तरफ से यह भी कहा जाता था कि अगर किसी के पास रिश्वत ना हो तो भी काम नहीं होता था। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि दोनों तरफ से तालमेल जो है वो देखा जाता था। आम जनता की तरफ से भी दिए जाते थे और सरकारी मुलाजिमों की तरफ से लिए जाते थे, यानी दोनों तरफ से अगर काम को बंद करने की कोशिश हुई है तो एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर सही राह पर चलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल हाशा, क्योंकि एक कोशिश है और कोशिशों को हमेशा कामयाब करने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए था। जिस वक्त आप पटवारी, गिरदावर या आम जमींदार के बीच में किसी डील की बात करते हैं, किसी आरोप या रिश्वत की बात करते हैं, तो जमींदार ये सोचता है कि मेरे पास 20 लाख की जमीन आएगी, क्यों ना इस पे 10,000 रुपया खर्च करूं, 50,000 खर्च करूं। यानी वो अपने दूसरे का शब्द खून मारने की कोशिश करता है और ये रिश्वत की जो सीरीज है, ये जो साइकिल है, ये बढ़ता जाता है। अब चूंकि दुनिया भर में, मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर में भी, चूंकि बाकी डिपार्टमेंट्स भी, आपको याद होगा कि दरबार मुख की फाइलें अभी 6 महीने यहां 6 महीने वहां जाती रही, जिसको कम करने के लिए एलजी इंतजामिया ने कहा था कि ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से डिजिटाइजेशन के जरिए से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमें अपनी जमीनों, अपनी प्रॉपर्टीज के जो कागजात होंगे वो अवेलेबल रहेंगे पोर्टल पे, एसएमएस आपको रिसीव हो जाएगा और इसमें आपको खुदा न खासा गलत तरीके का इस्तेमाल करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या जनता, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मनोज सिन्हा ने सख्त लहजे में पैगाम देते हुए कहा कि बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा लोगों के पर रोक लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन खैर पहला स्टेप अगर उठाया गया है, देखना ये होगा कि इसका फायदा कितना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर एक्शन तो किया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस पर अमल भी किया जाएगा। और उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे कठुआ और कठुआ से दिखाएंगे किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है आईबी के हवाले से, क्योंकि आईबी पर तारबंदी के आगे खेतों की निशानदेही का काम शुरू हो गया है। 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर अन्न उगा पाएंगे अब किसान और निशानदेही की प्रक्रिया के बाद खेती शुरू होने से यहां लहलहाएंगी फसलें। और कठुआ में आईबी पर किसानों के लिए फिर से देवदूत यहां बनकर साबित हुई है बीएसएफ। और पूरी तरह आपको ये बताते चले कि आईबी पर अब तारबंदी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए निशानदेही हो रही है और कहीं ना कहीं आम जनता को अब यहां राहत मिलती हुई नजर आएगी। जहां तार लगने के बाद यहां पूरी तरह से जमीनें बंजर पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब वहां पर आप अपनी फसलें लगा सकते हैं और इसका फायदा सीधा किसानों को मिलने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से आईबी पर अब निशानदेही शुरू कर दी गई है, किस तरह से ये पूरा काम होगा? इंटरनेशनल बॉर्डर पर आईबी पर अगर बात करें तो तारबंदी के आगे काफी लोगों की जमीनें थी और लोग जो हैं, जो किसान जो हैं, वो काफी लंबे अरसे से इस सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उन लोगों को जो फेंसिंग के आगे जमीन है उस पर खेती करने दी जाए। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि बीएसएफ की मदद से 35 हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर गेहूं की फसल लगाई गई और काफी अच्छी फसल जो है उस इलाके में हुई है, जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन के साथ किसानों की बैठकों का दौर जारी रहा और उसके बाद अब प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जो जो किसान तारबंदी के आगे खेती करने के लिए इच्छुक है वो सामने आए हैं। तो काफी ज्यादा किसान जो हैं इसके लिए सामने आए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई थी कि लगभग 2 दशक हो चुके हैं, 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जबकि इन खेतों पर जो है वो खेती नहीं हुई है। ऐसे में कई किसान ऐसे थे जिनको ये मालूम नहीं हो रहा था कि उनकी जमीन कौन सी है। इसको लेकर अब राजस्व विभाग, बीएसएफ और जिला प्रशासन की ओर से टीमों का गठन किया गया है और इन इलाकों में जाकर तारबंदी के आगे जो निशानदेही है जमीनों की वो की जा रही है। आखिर किस किसान की कितनी जमीन है उसको वो सौंपी जा रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार जो है 100 हेक्टेयर के करीब लगभग जो भूमि जो है तारबंदी के आगे है उस पर खेती करने जो है वो योग्य बना दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीएसएफ ने ये बीड़ा उठाया है सरबजीत, वो काबिले तारीफ है, लेकिन अगर यहाँ शेलिंग को लेकर बात करें या फिर पाकिस्तान को लेकर बात करें तो भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है कि उसके बीच में भी किस तरह से निकलते हुए ये पूरा काम होगा?
जी बिल्कुल, हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो काफी ज्यादा सीज फायर वायलेशन इस इलाके में हुआ था, जिसके बाद खेती जो है ये तारबंदी के आगे पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी इलाके में कई बार इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की एक डिमांड थी जो हमारी तारबंदी के आगे जो जमीन है उस पर खेती की जाए। और जब से ये सीज फायर हुआ है, सीज फायर समझौता हुआ है, उसके बाद जो है बॉर्डर पर हालांकि गोलियों की आवाजें जो है पूरी तरह से थम चुकी हैं। ऐसे में किसानों ने भी इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि कई किसान तो इसमें ऐसे थे जिनकी सारी की सारी जमीन जो है वो तारबंदी के आगे थी, और कुछ किसान ऐसे जिनकी आधी जमीन जो है तारबंदी के आगे थी। वो लगातार इस बात को लेकर डिमांड कर रहे थे जहां तो तारबंदी के आगे जो भूमि आ चुकी है उसका मुआवजा दिया जाए, या फिर इन लोगों को वहां पर जाकर खेती करने दी जाए। उसी को लेकर बीएसएफ का प्रयास था। पिछली बार भी हमने देखा कि वहां पर बीएसएफ की ओर से ट्रैक्टर्स और बीएसएफ की मदद से वहां पर जो है वो खेती की गई। उसके बाद वहां पर कटाई भी हुई और काफी अच्छी जो है फसल गेहूं की वो सामने आई है। लेकिन अब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह बीएसएफ यहां पर पूरी तरह बीड़ा उठाए हुए है और फसलों को लेकर किसानों के साथ वो काम करती हुई नजर भी आएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह रहेगा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और सीज फायर वॉल्यूशन को लेकर जो समझौता हुआ है फिलहाल अभी तक उसमें पूरी तरह से काम तो हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कब तक होगा ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और मूलभूत सुविधाएं वहां पर किस तरह से दी जा रही हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हर घर नल, हर घर जल के दावों की पोल खुल रही है और रामबन के बौहरदार नील इलाके में यहां पानी की सप्लाई पर अंकुश लग गया है। और सप्लाई की सर्दियां पूरी तरह से आप देखिए किस तरह निकलती हुई नजर आएंगी। सप्लाई की सदियों पुराने ढांचे यहां पर सुधर नहीं पाए हैं, जल शक्ति विभाग ने ये काम नहीं किया और पानी की बूंद बूंद के लिए अब कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि दूरदराज का इलाका रामबन जिले की अगर बात करें तो यहां पर पानी की सुविधा आम जनता को नहीं मिल पा रही है। जहां पर सरकार की तरफ से हर घर के अंदर नल और हर घर के अंदर जल देने की बात कही गई थी, लेकिन दूरदराज के इलाकों में आज भी पानी नहीं पहुंच पाया है, पानी की पाइपें नहीं पहुंच पाई हैं, जिसका साफ तौर पर खामियाजा आम जनता भुगत रही है। और यहां जल स्रोतों से पानी लाकर लोग अपने घर का निर्वाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहां गौर फरमाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देख लीजिए और सुन लीजिए कि आखिर आम जनता यहां पर क्या कुछ कह रही है। पे बोझा न पाइप न जगह जगह पत आब सन सट आब कम लोग 2000 आब चवन वो वनकन जनान महनी सुबह पे 8 बजे पे जनान महनी ये आब ना क्या तम करना गर्ज करना क्या वो वनकन जमा ये सड़क पे तवन आप। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जल शक्ति महकमा है वो खामोश तमाशा बैठा नील का जो भी इलाका है वहाँ पे यही परेशानी है पानी की, चाहे बोरदार है, गगरनाग है, नील की जितनी भी पंचायतें हैं, ये लीडर जो जल से कर रहे हैं ये दावे कर रहे हैं कि हमने इतना पानी दिया इतना पानी, लेकिन जहाँ पर भी मैं देखता हूँ हर किसी इदारे में नील इलाके में वहाँ पर पानी की अशद किल्लत है। लोगों को 2-2 घंटे और 3-3 घंटे चश्मों पर रुकना पड़ता है और जब पाइपें जो है ये टूटी फूटी हो चुकी है, चौकीदार इसकी तरफ तवज्जो जब जई और जल शक्ति महकमे को हम बोलते हैं तो बोलते हैं वो एक कान से बात सुनते और दूसरे कान से टाल देते। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से कर्मचारियों पर भी यहां आरोप लगाए जा रहे हैं। जेई और एई को लेकर बात हो रही है कि वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, यानी आम जनता की जो समस्याएं हैं जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है वो सुनी ही नहीं जा रही है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, आम लोगों ने यहां पर सवाल छोड़ दिया है कि जेई से बात होती है, एई से बात होती है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती, आखिर क्यों? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करें, हम जो बेसिक एनामिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, तो काफी बुरा हाल है उनका। और आज जो हम विजुअल्स प्ले कर रहे हैं, जो इलाका है वो इलाका नील का बौहरदार इलाका है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन का इलाका बौहरदार है, गगरनाग है, जहां पे पानी की अदम दस्तयाबी है। लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये साफ कहना है कि जनाब हमारे यहाँ पाइपलाइनें लगाई गई थी लेकिन उसके बाद उनकी मरम्मत नहीं हुई, जहां पे डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने के लिए कोई वहां पहुंचा नहीं। चाहे वो लाइन्समैन की बात करें, एई की बात करें या फिर जेई की बात करें, कोई भी इलाका में नजर नहीं आता, जिस वजह से लोगों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकाम के पास लोग पहुंचते, लेकिन नदीम यहाँ पर सवाल ये है कि पीएचई डिपार्टमेंट में हर साल नए टेंडर्स लगते हैं, रिपेयर वर्क का टेंडर लगता है, नए काम को लेकर टेंडर लगता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, डीपीआर रिपोर्ट्स यहाँ पर बनाई जाती हैं, तो वो फिर ग्राउंड जीरो तक क्यों नहीं पहुंच रही? जी बिल्कुल आशा, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि डीपीआर बनती है,
टेंडरिंग वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन वो तमाम आज से पहले भी लोगों ने इल्जाम लगाया है डिपार्टमेंट पे कि सिर्फ वो कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, हकीकी मानों में कुछ भी नहीं होता। यानी ये चीज कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ये काम कि जनाब नए स्कीम पे काम चल रहा है लेकिन पुरानी स्कीम जो पहले से कायम शुदा है उस पर काम कोई करने को तैयार नहीं, ना वो वहां का कोई मुलाजिम है ना वहां का कोई ऑफिसर है। लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। आज भी जमाना कदीम की तरह 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी गढ़ों में जो है कांधों पर लाद कर अपने घर तक पहुंचाते हैं। पीने का साफ पानी आपके पास दस्तयाब नहीं है। और इलाका नील की बात करें तो एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े लोग हैं वहां पे, माल मवेशी पालने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, सब्जियां उगाने वाले हैं, लेकिन वहां वो तमाम चीजें मिल ही नहीं रही। अगर लोग चाहते भी इंटरेस्टिंग भी है कि जनाब नहीं हम माल मवेशी पालें, ये तो सरकार की तरफ से कि जनाब आप ऐसा कीजिएगा कि आप डेयरी फार्म खोलिएगा, दूध बेचेगा, पनीर बेचेगा, वो तमाम चीजें यहाँ नहीं जनाब सब्जियां बेचिएगा, लेकिन वो पानी ही नहीं है। हालांकि रिसोर्सेज की बात करें उसकी कमी नहीं, लेकिन जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उसकी देखभाल करने के लिए डिपार्टमेंट वहां पहुंचता नहीं। आपने किसी आला अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की है यहाँ पर जल शक्ति विभाग के कि आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों रिपेयर नहीं हुए हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाना चाहिए था, क्यों नहीं सुनी गई अभी तक? बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि पब्लिक आउटरीच कैंप ऑर्गेनाइज हुए, लोगों ने शिकायत जरूर की कि जनाब हमारे मसलों का अजाला किया जाए, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर जो मकामी सियासतदान है वहां पे उनकी बात करें, सभी ये कहते हैं कि जनाब आपके मुतालबात का अजाला तो होगा, लेकिन वो कब होगा? गुज़श्ता 10 साल से सिलसिला चला आ रहा है, लोगों की परेशानी चल रही है, कोई पता नहीं है। और यहाँ पर आला अधिकारियों से भी बातचीत करना बहुत जरूरी है नदीम, और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि जिला रामबन के अंदर जल शक्ति विभाग किस तरह से यहाँ पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, क्योंकि जेई और एई पर यहाँ आरोप लगा दिए गए हैं आम लोगों की तरफ से, जिस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर आम जनता की समस्याओं को क्यों नहीं सुना जा रहा और जमीनी सतह तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।